वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी इतिहास को पढ़ रहे थे और क्लास 6 के एनसीईआरटी के इतिहास में केवल प्राचीन भारत का इतिहास है और इस पुस्तक का नाम है हमारा अतीत वन। क्या नाम है? हमारा अतीत वन। तो चलिए, और हम लोग इस यह जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है उसका हम लोग अंतिम अध्याय पढ़ेंगे। ये अंतिम अध्याय है 11वां। अंतिम अध्याय है 11वां। इसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र और किताबें, ये अध्याय 11 है जो कि इस क्लास 6 के एनसीईआरटी के इतिहास का अंतिम अध्याय है। इसके बाद ये क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का इतिहास है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो प्राचीन भारत का इतिहास है वह क्लास 12 में है। विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान किसका रहा है? तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक का। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों का विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख योगदान रहा है। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा वासियों को धातु कर्म की जानकारी कौन सी थी? तो जो पुरातत्वविदों के अनुसार जो हड़प्पा वासियों को किस धातु कर्म की जानकारी थी? तो तांबा के धातु कर्म की। अर्थात ये तांबा के धातु कर्म की इन्हें ज़्यादा जानकारी थी। धातु शोधन के क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के द्वारा कांसा का निर्माण कैसे किया जाता था? तो तांबा और टीन से। तो हड़प्पा वासी कांसा का निर्माण करते थे किस धातु से? तो तांबा और टीन मिलाकर। हड़प्पा वासियों के युग को कांस युग भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में कांसे से बने धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया। इससे बने बर्तन और अन्य सामान का इस्तेमाल होने लगा, तांबा और टीन मिलाकर। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे पहली धातुकर्म कौन थी जिसका प्रयोग मनुष्य ने किया? तो वो है तांबा। तांबा अर्थात धातु की शोधन की प्रक्रिया भी सबसे पहले तांबा से ही शुरुआत हुई। हड़प्पा वासियों के जो उत्तराधिकारी थे उनके युग को लौह युग कहा गया, क्योंकि अंतिम जो हड़प्पा युग था उसमें लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहे की खोज हो चुकी थी। तो हड़प्पा वासियों के जो उत्तराधिकारी थे उनके युग को लौह युग कहा जाता है। आयरन एज लगभग 3000 साल पहले, लगभग 3000 बरस पहले। हड़प्पा काल में किस किस प्रकार के लोहे का प्रयोग होता था? तो खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो हड़प्पा काल में 3 प्रकार के लोहे का प्रयोग होता था। एक हो गया खोटा लोहा, दूसरा पिटवा लोहा और तीसरा ढलवा लोहा। अब है लौह स्तंभ। तो लौह स्तंभ जो है कहाँ पे है? दिल्ली के मेहरौली में। दिल्ली के मेहरौली में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और यह जंग रहित है। आज तक इस पर किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा है। तो दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। कौन? लौह स्तंभ। तो जो दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार है उसी के परिसर में भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है लौह स्तंभ, आयरन पिलर। इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर, वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है और इसका निर्माण लगभग 1500 बरस पहले हुआ था। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर, वजन है 3 टन से भी ज़्यादा। इसका निर्माण 1500
लगभग 1500 बरस पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी इसमें चंद्र नाम के एक शासक के जिक्र से हुआ है, जो संभवतः गुप्त वंश का शासक था और इतने बरसों के बाद भी यह जंग रहित है। तो इसके निर्माण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो इस पर लिखा हुआ है चंद्र नाम का एक शासक, अर्थात इसका निर्माता कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का शासक था। तो इस चंद्र के नाम से यही पता चलता है कि इसका जो निर्माण हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था? तो चंद्र नाम के एक शासक के द्वारा, जो संभवतः किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का। अर्थात वो शासक कौन था? वो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे खासियत क्या है? यह जंग रहित है, अर्थात आज तक इस पर किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा है। इम्पोर्टेंट है। देखिए स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। इन स्तूपों का आकार कैसा होता है? तो स्तूपों का आकार जो है गोल, लंबा, छोटा या फिर बड़ा हो सकता है। तो स्तूप जो थे वे गोल, लंबा, छोटा या बड़ा हो सकते हैं। अब सभी स्तूपों में समानता क्या है? सभी स्तूपों में समानता है कि सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा होता है। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा होता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर जैसे हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते थे। तो इम्पोर्टेंट है कि सभी स्तूपों में समानता क्या थी? कि सभी स्तूपों में समानता थी कि सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा होता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर जैसे हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते थे। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब है कि स्तूपों के इन डिब्बों को क्या कहा जाता था? धातु मंजूषा। स्तूपों के इन डिब्बों को धातु मंजूषा कहा जाता था। अब प्रारंभिक स्तूप की बात की जाए तो प्रारंभिक स्तूप जो है धातु मंजूषा के ऊपर रखी हुई मिट्टी का एक टीला होता था। तो प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी हुई एक मिट्टी का टीला होता था। बाद में इन टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और कंकाल और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थर से ढक दिया गया। तो बाद में टीलों को क्या किया गया? ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। अब उस स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ का निर्माण होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो अब स्तूप नहीं, स्तूप बनते थे पहले, तो उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार रास्ता बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। क्या? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का जो रेलिंग होता था उसे वेदिका कहा जाता था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है कि स्तूपों का जो चारों तरफ रास्ता होता था और उस रास्ते के चारों जो रेलिंग बने होते थे, उस प्रदक्षिणा पथ के रेलिंग को वेदिका कहा जाता था। इस वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। क्या बने होते थे? प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। और ये जो वेदिका होती थी
उसकी रेलिंग और तोरण, तोरण का मतलब होता है पाया, ये सुंदर मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। लगभग 2000 बरस पहले एक स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर एक चित्र उकेरा गया था। वो कहाँ पे? अमरावती का भव्य स्तूप। तो लगभग 2000 साल पहले एक स्तूप को सजाने के लिए उसके शिलाओं पर, शिला का मतलब होता है पत्थर, एक चित्र उकेरा गया था। किस स्तूप पर? तो अमरावती के भव्य स्तूप पर। तो अमरावती के भव्य स्तूप पर लगभग 2000 साल पहले उसके शिलाओं अर्थात पत्थरों पर चित्र उकेरा गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब है कि हड़प्पा काल में आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया जाता था, तो जिसमें किस किस देवता की पूजा होती थी? विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवता। तो एग्जाम में इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा काल में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो विष्णु, शिव और दुर्गा। तो हड़प्पा काल में आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें किस किस देवी देवता की पूजा होती थी? तो विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की। मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था उसे क्या कहा जाता था? गर्भगृह। तो मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था उसे गर्भगृह कहा जाता था। इसमें मुख्य देवी या देवता की मूर्ति का स्थान होता था। तो यह जो गर्भगृह होता था यह मुख्य देवी या देवता की मूर्ति का स्थान होता था। तो जो मुख्य देवी या देवता होते थे इसी गर्भगृह में रखे जाते थे। इस स्थान पर पुरोहितों के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था और भक्त यहाँ पे पूजा करते थे। भक्तों के द्वारा पूजा की जाती थी। तो मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था उसे गर्भगृह कहा जाता था, जहाँ पे जो मुख्य देवी या देवता होते थे उनकी मूर्ति का वह स्थान होता था, उनकी मूर्ति वहीं पे रखी जाती थी। इस स्थान पर पुरोहित क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्तों के द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती थी। भक्त यहाँ पे पूजा करते थे। इम्पोर्टेंट है। मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण स्थान को क्या कहते हैं? गर्भगृह। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि जहाँ पे मुख्य देवी देवता रखे जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? गर्भगृह। अब आते हैं इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश का जो सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश में है सांची, जहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्तूप है जिसका निर्माण किया अशोक ने। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का किया गया है, जबकि जो रेलिंग है और प्रवेश द्वार है वह बाद के शासकों के द्वारा बनाया गया। तो इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का किया गया है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के द्वारा किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के ज़माने में किया गया। ईंटों का प्रयोग कब किया गया? अशोक के ज़माने का ईंट है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार उनके बाद के शासकों का है। तो खासा इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जो शिखर है, अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया गया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह भीतरगांव का मंदिर कहाँ पे है? तो कानपुर में है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो इसका जो शिखर है, यह शिखर भीतरगांव का जो मंदिर है वह शिखर पर बनाया गया है। तो अक्सर जो गर्भगृह होता था उसे एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया गया। इसी को शिखर कहा जाता है। मंडप किसे कहते हैं? तो मंदिरों का जो सभागार होता है, जहाँ लोगों का जमावड़ा होता था, उसे मंडप कहा जाता था। तो जहाँ पे मंदिरों का सभागार होता था, लोग का जमावड़ा होता था, सभा होता था लोगों के मिलकर, तो उसे मंडप कहा जाता था।
पत्थरों से बना कुछ उत्कृष्ट मंदिर कहाँ पे प्राप्त हुआ है? महाबलीपुरम और ऐहोल में। तो ऐहोल चालुक्य की राजधानी थी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है अध्याय जो 10 में। तो पत्थरों से बना कुछ उत्कृष्ट मंदिर की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? महाबलीपुरम और ऐहोल से। महाबलीपुरम और ऐहोल से 1500 बरस पहले पक्की ईंट और पत्थरों से मंदिर का निर्माण किया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का जो आरंभिक मंदिर है वह 1500 बरस पहले पत्थरों से और पक्की ईंट से इसका निर्माण हुआ है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ का मंदिर जो है 1500 बरस पहले पक्की ईंट और पत्थरों से निर्मित हुआ। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है भीतरगांव। तो वहाँ का एक आरंभिक मंदिर है जिसका निर्माण 1500 बरस पहले पक्की ईंट और पत्थरों से किया गया। अब है एकास्मिक मंदिर। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकास्म का मतलब होता है, अस्म का मतलब होता है पत्थर, एक पत्थर से निर्मित मंदिर। तो महाबलीपुरम, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर निर्मित हुआ है, इसीलिए इसे एकास्मिक मंदिर कहा जाता है। तो महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं उसे एकास्मिक मंदिर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मंदिर बने हैं प्रत्येक मंदिर को एक विशाल पहाड़ी को तराश करके निर्मित हुआ है, अर्थात एक विशाल पहाड़ी को काट करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है महाबलीपुरम में। इसीलिए इसे यहाँ के मंदिरों को एकास्मिक मंदिर कहा जाता है। तो इसको लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी का है तो एक एक टर्म इम्पोर्टेंट है, एक एक टर्म। एक एकास्मिक मंदिर में ईंट किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? तो एकास्मिक मंदिर में ईंटों का जुड़ाव किस प्रकार है? ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक जगह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को, पत्थर काटने वाले मंदिरों को ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक जगह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि जो चट्टान है उसे तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को, पत्थर काटने वाले मंदिरों को ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। अब है कि ऐहोल में एक दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ। कब? ऐहोल में एक दुर्गा मंदिर का निर्माण किया गया था लगभग 1400 बरस पहले। तो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल में एक दुर्गा मंदिर का निर्माण किया गया था लगभग 1400 बरस पहले। अभी है कि स्तूपों और मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण कौन करते थे? तो जो स्तूप और मंदिर होते थे इनका निर्माण राजा या रानी करते थे। इसका निर्माण कौन करते थे? राजा या रानी। इसमें काफ़ी धन खर्च होता था, जिसमें कई अवस्थाएं आती थीं। तो स्तूपों और मंदिरों का निर्माण कौन करते थे? राजा या रानी, जिसमें काफ़ी धन कर खर्च होता था और इसमें कई अवस्थाएं आती थी। स्तूप और मंदिर बनवाने का पहला काम क्या होता था? तो सबसे पहला काम होता था कि इसमें अच्छे किस्म का पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकाल दिया जाता था। जो अच्छे किस्म के पत्थर होते थे उन्हें ढूंढकर, जो शिलाखंड होते थे अर्थात पत्थर के टुकड़े होते थे, उन्हें खोद कर निकाल दिया जाता था। और दूसरा काम क्या होता था? जो स्तूप और मंदिर बनवाने का दूसरा काम होता था कि मंदिर और स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाया जाता था। तो सबसे पहले अच्छे किस्म का पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकाल दिया जाता था। उसके बाद मंदिर या स्तूपों के लिए सोच विचार करके तय किए गए स्थान पर जो शिलाखंड होते थे, पत्थर के टुकड़े होते थे, उन्हें वहाँ पे पहुँचा दिया जाता था।
इन स्तूपों और मंदिरों की खासियत क्या होती थी? तो इन स्तूपों या मंदिरों की खासियत क्या होती है? तो पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों की का आकार दिया जाता था इन्हें। तो पत्थरों को काट छाट कर इन्हें तराश दिया जाता था और इसके बाद काट काट के इन्हें खंभे बनाए जाते थे, दीवारों की चौखट बना दी जाती थी, फर्श बना दिए जाते थे और छतों का आकार दे दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर इन्हें सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। तो ये तो पत्थर को काट कर बना दिया जाता था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टेढ़ा काम था उन्हें फिट करना, कि किस जगह पर उन्हें फिट किया जाए। तो यही सबसे मुश्किल काम था कि सही जगह पर उन्हें लगाना। एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिला इमारत का निर्माण कहाँ पे किया गया था? तो उड़ीसा का जैन मठ। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो एक पहाड़ी को खोद करके 2 मंजिला इमारत का निर्माण कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में। और यह उड़ीसा का एक जैन मठ है। इसमें जैन भिक्षु जो होते थे निवास करते थे और अपना ध्यान करते थे। तो एक पहाड़ी को खोद करके 2 मंजिला इमारत का निर्माण कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में, जो एक जैन मठ है। यहाँ पे जैन जो भिक्षु होते थे निवास करते थे और अपना ध्यान करते थे। स्तूपों और मंदिरों में आने वाले भक्तों के द्वारा जो उपहार होता था उसका उपयोग किस रूप में किया जाता था? इमारतों की सजावट के रूप में। तो जो स्तूप और मंदिर में भक्त आते थे वे उपहार देते थे। तो उन उपहारों का प्रयोग कहाँ पे होता था? इमारत की सजावट में। कहाँ पे? इमारत की सजावट में। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ के द्वारा जो खर्च होता था उनका उपयोग कहाँ पे होता था? तो सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार में, जिसे प्रवेश द्वार को ही तोरण कहा जाता था। तो हाथी दांत का काम करने वाले जो श्रमिक होते थे तो उनके संघों के द्वारा खर्च दिया गया, उसका उपयोग कहाँ पे हुआ था? तो सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार में, जिसे तोरण कहा जाता था। तो प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तोरण। तोरण बनाने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो तोरण बनाने के लिए कौन कौन व्यक्तियों का प्रयोग होता था? तो इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदा हुआ है। तो तोरण बनाने में कौन कौन से व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाता था? तो सबसे पहले सजावट के लिए जो पैसे देने वाले थे उनमें व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष होते थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है अजंता की गुफा। बहुत इम्पॉर्टेंट है अजंता की गुफा। तो अजंता की गुफा वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाओं को खोदा गया है। तो यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाओं की खुदाई हुई है। इनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार। तो इनमें जो ज़्यादातर गुफाएं हैं वो क्या हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र जो हैं वो मसालों की रोशनी में निर्मित किया गया है। तो इन अजंता की गुफा में क्या है? तो अंधेरा है। तो अंधेरा होने की वजह से जो अधिकांश जो चित्र है वे मसाल की रोशनी में बनाए गए हैं।
किसकी रोशनी में? मशाल की रोशनी में। इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी क्या हैं? चमकदार हैं। और इन रंगों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो पौधों और खनिजों से। तो इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी क्या है? चमकदार हैं। और इन रंगों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो पौधों और खनिजों से। अब है कि प्राचीन काल में रचित प्रसिद्ध महाकाव्यों से जो जुड़ी कथाएं हैं वो किससे जुड़ी कथाएं हैं? तो प्राचीन काल में जो बहुत सारे महाकाव्यों की रचना की गई, उन महाकाव्यों में किनसे जुड़ी रचना है? तो स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाओं का वर्णन है। तो याद रखेंगे, जो प्राचीन काल में महाकाव्यों की रचना की गई उनमें स्त्री और पुरुषों की वीर गाथा तथा देवताओं से जुड़ी कथाओं का वर्णन है। जैसे कि जैसे कि बात की जाए कि रामायण के बारे में, तो रामायण में कौशल के राजकुमार राम के बारे में कथा का वर्णन है। देखिए, कथा और कहानी में क्या अंतर है? तो कथा काल्पनिक होता है, इसे किसी कल्पना के आधार पर लिखा जाता है। लेकिन जो कहानी होता है वह किसी के जीवन चरित्र पर आधारित होता है और यह वास्तविक होता है। तो कथा और कहानी में तो जितने महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, ये सभी कथा हैं, अर्थात इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो ये कल्पना के आधार पर लिखा जाता था। तो रामायण क्या है? रामायण क्या है? एक कथा है। तो इसमें कौशल के राजकुमार राम के बारे में वर्णन किया गया है। राम कहाँ के थे? कौशल के थे, वहीं के राजकुमार थे। कौशल की राजधानी थी अयोध्या। कौशल की राजधानी क्या थी? तो अयोध्या थी। याद रखेंगे, कौशल की राजधानी थी अयोध्या। संस्कृत रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। तो संस्कृत में रामायण लिखा गया था सबसे पहले, जिसकी रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। बौद्ध धर्म के कहानियों का वर्णन किसमें है? जातक कथाओं में। तो बौद्ध धर्म के कहानियों का वर्णन है जातक कथाओं में। जातक कथाओं में जो चित्रण किया गया है वह किसका चित्रण किया गया? स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में। तो जातक कथाओं का जो चित्रण किया गया है वह कहाँ पे किया गया है? स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना किसने की? गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। तो वेरी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे और एक खगोल शास्त्री थे जो गुप्त वंश से रिलेटेड थे। किस वंश से? गुप्त वंश से। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था आर्यभट्टियम। क्या नाम था? आर्यभट्टियम। दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं और सूरज रोज निकलता है और डूबता है। इसका वर्णन किसने किया? तो आर्यभट्ट ने। तो सूर्य का रोज उगना और डूबना, उसके बाद दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। रोज सूरज निकलता है और डूबता है, तो इसका वर्णन किसने किया? इस चीज़ के बारे में बताया आर्यभट्ट ने। अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना,
सूरज का बार बार निकलना और डूब जाना, इन सब के बारे में वर्णन किया है सबसे पहले आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? आर्यभट्ट। तो ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क बनाने वाला कौन था सबसे पहले? आर्यभट्ट। वृत्त की परिधि को मापने की विधि किसने ढूंढा? आर्यभट्ट ने। तो वृत्त की परिधि को मापने की विधि किसने ढूंढा? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि को मापने की विधि को ढूंढा, याद रखेंगे। गुप्त वंश के अन्य गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन कौन थे? तो बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। तो गुप्त वंश के आर्यभट्ट के अलावा गुप्त वंश के अन्य गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। शून्य का खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट ने। शून्य का खोज भी आर्यभट्ट ने किया लगभग 1500 बरस पहले। कब? लगभग 1500 बरस पहले। गिनती की पद्धति की शुरुआत किसने की? अरबों ने। तो अरबों ने गिनती की पद्धति की शुरुआत की। इसके बाद यह कहाँ पे फैल गया? पूरे यूरोप में। तो पूछा जाता है कि गिनती की पद्धति की शुरुआत किसने की? अरबों ने। और इसके बाद यह पूरे यूरोप में फैल गया। चिकित्सा विज्ञान की विख्यात पद्धति का विकास कहाँ पे हुआ? भारत में। तो चिकित्सा विज्ञान की विख्यात पद्धति का विकास कहाँ पे हुआ? भारत में। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 महान चिकित्सक हुए। कौन कौन? एक का नाम था चरक और दूसरे का नाम था सुश्रुत। तो प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 महान चिकित्सक हुए। कौन कौन? चरक, जो प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक था। प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक के बीच का था चरक। और दूसरे का नाम था सुश्रुत। सुश्रुत जो चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। इसके बाद एक पुस्तक है चरक संहिता, जो प्रसिद्ध चिकित्सक चरक के द्वारा रचित एक औषधि शास्त्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता क्या है? तो प्रसिद्ध चिकित्सक चरक के द्वारा लिखा गया एक औषधि शास्त्र है, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के दवाओं का वर्णन है। इसके बाद एक और है सुश्रुत संहिता। तो इस जाहिर सी बात है, इस किताब को किसने लिखा होगा? सुश्रुत ने। इसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन है। सुश्रुत के द्वारा रचित शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन है। शल्य का चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन चीरफाड़। ऑपरेशन चीरफाड़। तो इसमें यह सुश्रुत के द्वारा लिखा गया है सुश्रुत संहिता, जिसमें शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन है। कागज का आविष्कार करीब 1900 बरस पहले। अब है कागज का आविष्कार कैसे हुआ और कब हुआ? तो कागज का आविष्कार करीब 1900 बरस पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति के द्वारा चीन में किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कागज का आविष्कार कब किया गया और कहाँ। तो करीब 1900 बरस पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में इसका आविष्कार किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह भी पूछा जाता है कि कागज का आविष्कार किसने किया? चीन ने। इसके बाद 1400 बरस पहले यह कहाँ पे शुरुआत हो गया? कोरिया में। इसके बाद जापान में। इसके बाद 1800 बरस पहले बगदाद में कागज़ की शुरुआत हुई। कहाँ पे? बगदाद में। बगदाद कहाँ की राजधानी है? इराक की। तो इसके बाद 1400 बरस पहले इस कागज़ के की खोज कहाँ की जो प्रचलन था वह कोरिया में चला गया, दक्षिण कोरिया में। उसके बाद जापान में, उसके बाद फिर बगदाद में। बगदाद में कब? 1800 बरस पहले। इसके बाद यह यूरोप में फैल गया, फिर अफ्रीका और अंत में एशिया में। अब एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। अब एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना की गई थी। इसका नाम था शिल्पाधिकारम। तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने की?
इलांगो ने करीब 1800 बरस पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की। किसकी? शिल्पाधिकारम की। अब इस शिल्पाधिकारम में कहानी क्या है? तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था शिल्पाधिकारम, जिसकी रचना किसने किया? इलांगो ने, करीब 1800 बरस पहले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी है? तो शिल्पाधिकारम में कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। किसकी कहानी है? कोवलन नाम के एक व्यापारी की, जो कहाँ पे रहता था? पुहार में। इसका निवास स्थल कहाँ पे था? पुहार में। कोवलन का प्रेम एक नर्तकी माधवी से हो गया था। कोवलन जो है एक नर्तकी माधवी से प्रेम कर लिया था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके। तो यह जो शिल्पाधिकारम है, एक व्यापारी जिसका नाम था कोवलन और उसकी प्रेमिका जो कि एक नर्तकी थी माधवी, इन दोनों के बीच प्रेम संबंध की कहानी है। और यह जो कोवलन था कहाँ का था? पुहार का। वह अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर, याद रखें, वास्तव में इस कोवलन की पत्नी का नाम था कन्नगी। तो कन्नगी की इसने उपेक्षा कर दिया और उपेक्षा करके अपनी प्रेमिका जो कि एक नर्तकी थी जिसका नाम था माधवी, उससे क्या कर लिया? तो शादी कर लिया। और यह कहाँ का था शिल्पाधिकारम? तो पुहार का था, जो एक व्यापारी था। बाद में कोवलन और कन्नगी का पुहार छोड़कर मदुरई निवास स्थल हो गया। तो बाद में जो कोवलन था और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था कन्नगी, वे कहाँ पे चले गए? पुहार छोड़ करके मदुरई चले गए और मदुरई में रहने लगे। पांड्य राजा के दरबारी जौहरी के द्वारा कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, जिस पर वहाँ के राजा पांड्य राजा के द्वारा इस कोवलन को प्राण दंड की सजा दे दी गया, मृत्यु दंड दे दिया गया। तो एक बार पांड्य वंश के राजा के जो दरबारी जौहरी था, जौहरी का मतलब होता है जैसे सोनार कहते हैं, जिसे आभूषण की परख होती है। तो उसने कोवलन पर क्या किया? चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। चोरी का क्या किया? झूठा आरोप लगा दिया। लेकिन राजा ने, जो पांड्य वंश का राजा था, वह बिना इसको समझे ही कोवलन पर क्या किया गया? कोवलन पर प्राण दंड की सजा दे दी। तो उसको प्राण दंड दे दिया गया। कन्नगी के द्वारा कोवलन के साथ अभी भी उससे प्रेम और इस अन्याय के कारण दुख और रोष था और इस प्रकार मदुरई का विनाश हो गया। तो कन्नगी जो है कोवलन के साथ अभी भी उससे प्रेम करती थी, क्योंकि कोवलन ने माधवी से प्रेम विवाह कर लिया था। लेकिन फिर भी कन्नगी जो थी कोवलन के साथ अभी भी प्रेम करती थी और इस अन्याय के कारण, चूँकि उसे कोवलन को प्राण दंड दे दिया गया, तो इस अन्याय से काफ़ी दुखी हुई। कौन? कन्नगी। और रोष से काफ़ी दुखित हो गई और काफ़ी रोष हो गई और इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण मदुरई का विनाश हो गया। इसी कारण मदुरई का विनाश हो गया। एक और महत्वपूर्ण किताब लिखा गया था उस समय, मणिमेखलई। कौन? मणिमेखलई। सतनार के द्वारा लिखित यह एक तमिल महाकाव्य है। तो यह एक तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई, जिसकी रचना किसने की? सतनार ने। कब? 1400 बरस पहले। तो सतनार के द्वारा मणिमेखलई की नामक एक तमिल महाकाव्य की रचना करीब 1400 बरस पहले की गई। इसमें कोवलन तथा माधवी के बेटी की कहानी है। तो इम्पॉर्टेंट है, शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी है? तो कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी की कहानी है, जबकि मणिमेखलई में कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। इन रचनाओं के अस्तित्व की समाप्ति कई सदियों पहले समाप्त हो चुकी है।
तो इन ये जो सभी रचनाएं हैं जैसे कि मणिमेखलई और शिल्पाधिकारम, इनका अस्तित्व कई सदी पहले ही समाप्त हो चुका है, अर्थात अब ये किताब जो है देखने को नहीं मिलेंगे। अब आते हैं मेघदूत। यह कालिदास के द्वारा लिखा गया एक काव्य संग्रह है मेघदूत, जिसमें बादलों के उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन है। तो मेघदूत क्या है? तो इसमें बादलों के उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन है, अर्थात इसमें उस हवा का, मेघ का मतलब ही होता है बादल और दूत का मतलब होता है हटाने वाला। तो बादल के पास कौन जाएगा? हवा। तो बादल को उत्तर की ओर ले जाती है ठंडी हवा। तो इसी का वर्णन है इस मेघदूत में, जो कि कालिदास के द्वारा रचा गया एक काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। अब आता है पुराण। पुराण क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन। अब इस पुराणों में किस प्रकार की कहानियों का वर्णन है? तो पुराणों में किस प्रकार की कहानियों का वर्णन है? तो विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ लिखी गई हैं। तो पुराणों में किस किस देवता की कहानियाँ लिखी गई हैं? तो विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ लिखी गई हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियों का वर्णन है। साथ ही इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में कहानियाँ भी लिखी गई है। तो पुराणों में जो विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती, दुर्गा और पार्वती एक ही है, तो इन देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ लिखी गई हैं। इन देवी देवताओं की इसमें पूजा की विधियों का भी वर्णन किया गया है। किसमें? पुराणों में। तथा राजाओं के बारे में कहानियाँ भी लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि कैसे हुई है और राजाओं के बारे में कहानियाँ भी लिखी गई है। किसमें? पुराणों में। पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? सरल संस्कृत भाषा में। सरल संस्कृत भाषा में, जो उस समय सबके लिए एक आसान भाषा था। सरल संस्कृत भाषा में पुराणों को लिखा गया है, जो सबके लिए आसान होता था। अब है कि पुराणों में वेद पढ़ने की अनुमति। तो किन किन लोगों को पुराणों में वेद पढ़ने की अनुमति होती थी? तो स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, उन्हें केवल सुनने की अनुमति होती थी। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि पुराणों में वेद पढ़ने की किसको अनुमति नहीं थी? तो स्त्रियों और शूद्रों को। जो स्त्रियां होती थीं और जो शूद्र होते थे, उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, उन्हें केवल सुनने की अनुमति होती थी। अब है कि जो पुराणों को पढ़ते थे उन्हें पुजारी कहा जाता था। जो पुराणों को पढ़ते थे उन्हें पुजारी कहा जाता था। और इन पुराणों को पुजारी कहाँ पे पढ़ते थे? मंदिरों में। कहाँ पे? मंदिरों में। महाभारत, जो कि सबसे महाकाव्य कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसमें किसके किसके बीच के युद्ध का वर्णन है? तो पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए युद्ध का उद्देश्य है। तो महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पुरु वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, तो उसी की गद्दी को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ था। महाभारत की रचना कब की गई थी? करीब 1500 बरस पहले। करीब 1500 बरस पहले महाभारत की रचना की गई थी। इसकी रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने किया गया। और महाभारत में किसका वर्णन है? भागवत गीता का। महाभारत में भागवत गीता का वर्णन है।
तो ये तो था चैप्टर। अब हम लोग इसमें एनसीईआरटी में कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसको लेकर, तो उसको हम लोग देखें। ये आओ याद करें, ये एनसीईआरटी में प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करें। आओ याद करें। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जैसे कि स्तूप, स्तूप क्या होता था? तो स्तूप जो होता था एक प्रकार का टीला होता था। क्या होता था? टीला होता था। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था? तो स्तूप के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होते थे उन्हें प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। गर्भगृह कौन होते थे? जहाँ पे मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी उन्हें गर्भगृह कहा जाता था। मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह क्या कहलाता था? तो जहाँ पे मंदिर में लोग इकट्ठा होते थे उन्हें मंडप, मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडप। उसके बाद गर्भगृह के ऊपर लंबाई में किसका निर्माण होता था? शिखर का। गर्भगृह के ऊपर लंबाई में शिखर का निर्माण होता था। और जो टीला होता था वह स्तूप होता था। स्तूप क्या होता था? टीला होता था। इसके बाद खाली जगहों को भरना है, खाली जगहों को भरना है। यहाँ पे देखिए ये सभी एनसीईआरटी में दिया गया है, सभी एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे खाली स्थान है, एक बड़े गणितज्ञ थे। कौन थे? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। डैश में देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। देवी देवताओं की कहानियाँ कहाँ पे हैं? पुराणों में। पुराणों में डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। तो संस्कृत रामायण का लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। डैश और डैश दो तमिल महाकाव्य हैं। तो कौन कौन जो है तमिल महाकाव्य हैं? एक है शिल्पाधिकारम और दूसरा है मणिमेखलाई। तो एक है शिल्पाधिकारम और दूसरा है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई, ये दोनों तमिल महाकाव्य हैं। कालिदास कब थे? करीब 1600 बरस पहले। 1600 बरस पहले कालिदास। और अमरावती का जो भव्य मंदिर है उसका निर्माण हुआ था 2000 साल पहले। दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था 1400 बरस पहले। और स्तूप के निर्माण की शुरुआत 2300 बरस पहले हुई थी। 2300 बरस पहले। अब जैसे यहाँ पे है, अब ये दुर्गा मंदिर कहाँ पे बना है? 1400 बरस पहले चालुक्यों की राजधानी ऐहोल में। जैसे कि ये जो चित्र है, इस चित्र में दर्शाया गया है ऐहोल के दुर्गा मंदिर, जिसका निर्माण 1400 बरस पहले हुआ था। ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है जो एक ही पत्थर पे बना दिया गया है, पत्थरों को काट काट कर। ये नई दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ पे एक मूर्ति है उस समय का, उसका एक चित्र संग्रहित करके रखा गया है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बंदर की कहानी है। राजा और एक बंदर की कहानी है जिसे हम लोग देख सकते हैं कि एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहा करता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते कहाँ पे पहुँच गया? वाराणसी। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा स्नान कर रहा था, राजा नहा रहा था। वह आम उसे मिल गया। उसे चख कर वह बहुत हैरान हुआ। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या फिर नहीं ढूंढ सकते। वे राजा को हिमालय की पहाड़ियों पर ले गए। वे राजा को कहाँ ले गए? हिमालय की पहाड़ों पर। वहाँ पहुंचकर
वहाँ पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। तो वहाँ पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मज़ा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरा लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ के टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बना दिया। क्या किया? नदी पर एक पुल बनाया। इससे एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हो सका। बंदर राजा की मृत्यु पर राजा को बहुत शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य प्रदेश के भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए एक चित्र में इसे दिखाया गया है। तो ये है मध्य प्रदेश का भरहुत का यह चित्र, जिस पर यह बंदर की कहानी को दिखाया गया है। ये एनसीईआरटी में है। ये देखिए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है, वहाँ पे भित्तर गांव का यह मंदिर है, जिसे 1500 बरस पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से निर्माण किया गया था। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर के भित्तर गांव का मंदिर है, जिसे 1500 बरस पहले पक्की ईंट और पत्थरों से निर्मित किया गया। यहाँ पे है महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर। यह है महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर, जो कि पत्थरों को काट कर बनाया गया। एक ही पत्थर को काट के बना दिया गया, महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर। अब कुछ तिथियों पर एक नज़र डालें जो अंत में दिया गया है एनसीईआरटी में, और इसके बाद यह कक्षा 6 का जो एनसीईआरटी इतिहास है वह पूरा किताब समाप्त हो जाएगा। तो तिथियों पर एक नज़र डालें कि जैसा कि पूरा पाषाण युग अध्याय 2 में बताया गया है, उसके लिए तिथियां लाखों बरस पहले के रूप में लिखी गई है। तो पूरा पाषाण युग के बारे में क्या बताया गया? वह कब था? लाखों बरस पहले, जैसा कि अध्याय 2 में हमने बताया है। और इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं या प्रक्रियाओं में होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। तो इस पुस्तक में शुरुआती बिंदु कब माना गया है? वर्ष 2000 को। मेहरगढ़, इसके बारे में भी अध्याय 2 में चर्चा है। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व दी गई है। तो मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि कब दी गई है? लगभग 6000 बरस पहले। हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। तो हड़प्पा के नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच। ऋग्वेद की रचना का काल कब माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। तो ऋग्वेद की रचना का काल 1500 से 1000 ईस्वी के पूर्व के बीच माना जाता है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग कब शुरुआत हुआ? 500 ईसा पूर्व। तो महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़ी विचारों का उदय कब हुआ? लगभग 500 ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? तो उत्तर पश्चिम भारत में महान विश्व विजेता सिकंदर का आक्रमण कब हुआ?
327 से 325 ईसा पूर्व। कब? 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बना? तो लगभग 321 ईसा पूर्व। तो लगभग 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का राजा बना, संस्थापक था। अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? 272, कुछ लोग कहीं लिखा गया है या कहीं 268 ईसा पूर्व। तो 272 या 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच अशोक का शासनकाल माना जाता है। संगम साहित्य की रचना लगभग कब से कब तक हुई? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच। तो संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच मानी जाती है। कनिष्क का शासन कब था? तो 78 से 100 ईस्वी तक। तो कनिष्क का शासन, जो कि कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था कनिष्क, तो उसका शासन 78 से 100 ईसा पूर्व ईस्वी तक था। गुप्त वंश की स्थापना लगभग कब की गई थी? 320 ईस्वी। तो गुप्त वंश की स्थापना लगभग 320 ईस्वी को की गई थी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन कब किया गया था? तो 512 या फिर 521 ईस्वी में। तो वल्लभी की परिषद में, वल्लभी क्या है? तो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो गुप्त वंश के महान शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे क्या किए? अपना संलेखन विधि से शरीर को त्याग दिए थे। तो 512 या फिर 521 ईस्वी में वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन किया गया था। हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक था? 606 से 647 ईस्वी तक। तो वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन, महान शासक, जिसका शासन 606 से 647 ईस्वी तक था। चीनी यात्री स्वयं सांग भारत कब आया? 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक। तो ह्वेन सांग भारत कब आया था, जो कि चीनी यात्री था? 630 ईस्वी से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन कब से कब तक था? 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक। तो पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक था। तो ये तो था हमारा चैप्टर 11। और यहाँ पे देखिए मेहरौली का लौह स्तंभ है। ये मेहरौली का लौह स्तंभ है। आज तक इस पे जंग नहीं लगा है। इसमें चंद्र नाम के एक राजा का वर्णन है, जिससे पता चलता है कि इसका निर्माता कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का एक महान शासक था। और ये देखिए उड़ीसा का जैन मठ है। ये उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिले इमारत का निर्माण किया गया था। महज एक पहाड़ी को खोद करके इस उड़ीसा के जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये है अमरावती का जो भव्य मंदिर है, उस पर इसकी एक शिल्प आकृति है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है, अमरावती तेलंगाना में है। तो उसी की एक शिल्प आकृति है, ये दिखाया गया है। ये सब एनसीईआरटी में है। यह है अजंता का चित्र। ये अजंता का चित्र है, एनसीईआरटी में है। और ये है अजंता की गुफा की चित्रकला। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, उसकी चित्रकला है यहाँ पे। और ये देखिए सांची का स्तूप है, भव्य है सांची का महान स्तूप, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सांची जिले में है सांची का महान स्तूप। अब यहाँ पे भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें। भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है कक्षा 6 में। तो ये तो था हमारा कक्षा 6 क्लास 6 एनसीईआरटी। यह पूरी तरह से हो गया समाप्त। जो इसमें पूरा इतिहास है और ख़ास करके प्राचीन भारत का इतिहास है।
देखिए यूट्यूब में इस प्रकार से कोई जो एनसीईआरटी है कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बेहद इम्पॉर्टेंट यह एक सेशन था। इसके बाद हम लोग क्लास 12 को चलेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में, क्योंकि 8, 9, 10 और 7, 11th इन सब में प्राचीन भारत का इतिहास नहीं है। इसके बाद हम लोग फिर 7वीं कक्षा में चलेंगे जहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास है प्राचीन के बाद। तो इस तरह करते करते एनसीईआरटी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा, ताकि यदि किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो हम लोग उसको सुधार करेंगे। और जो बिहार से बाहर के हैं, देखिए कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ जो लोग इसमें नए जुड़े हैं, सबसे पहले उनका काम होगा कि वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो आएंगी तो उन तक सूचना मिल जाएगी। और अन्य दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।